कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। एपिसोड 207, आयुषी और सोम की एंट्री। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह जब अक्षत किया के बारे में पता चलता है कि वही उसकी बायोलॉजिकल बहन है तो उसके हैरानी का ठिकाना नहीं रहता और वह अपने इंडिया न जाने के फैसले पर पछताने लगता है। लेकिन उसकी बहन इंडिया जाए उससे पहले वह जल्दी से अपना सामान लेकर उनकी जेट पर पहुंच जाता है। अब आगे। अक्षत अभी दरवाजे के पास ही खड़ा था, तभी पीछे से आवाज आती है, जानू हम आ गए। जैसे ही अक्षत पीछे मुड़कर देखा है तो एक बहुत ही प्यारी सी लड़की, जिसकी उम्र महज 19-20 साल होगी, वह अपने दोनों हाथ फैलाए तेजी से उसी की ओर आ रही थी। ये देखकर तो उसे एक पल के लिए आश्चर्य होता है कि यह कौन है, क्या वह उसे जानता है और यह इस तरह से क्यों उसकी ओर आ रही है। तभी उसके पीछे उसे एक लंबा चौड़ा गोरा लड़का आता हुआ दिखाई दिया। ये दोनों देखने से फॉरेनर थे। ये बिल्कुल भी इंडियन नहीं लग रहे थे, पर ये बोल इंडियन रहे थे। इस वजह से अक्षत थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कुछ ही पल में उसकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है जब वह लोग उसे साइड करके आगे बढ़ जाते हैं और जाकर सीधे किया के गले से वह लड़की लग जाती हैं। वही वह लड़का जाकर किया को साइड हग करता है। तो दोस्तों, आप लोग सो रहे होंगे कि यह कौन लोग हैं जो अचानक से यहाँ पर आ टपके। तो आपको बता दे, पिछले एपिसोड में अपने जाना था कि जब किया इंडिया आ रही थी तो उसके दोस्त भी उसके साथ आना चाहते थे। यह वही उसके दो दोस्त थे जो उसे अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, आयुषी और सोम। चलिए आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। किया जैसे ही अपने सामने उन दोनों को देखती है तो अपनी आंखें बड़ी कर उन्हें घूरने लगती है। उसे इस तरह घूरता हुआ देखकर आयुषी बड़े प्यार से उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहती है, जानू इस तरह अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर मुझे मत डराओ ना, मैं छोटी बच्ची तुम्हारे इस तरह देखने से डर जाती हूँ। तभी किया अपने गालों से उसका हाथ छिटकते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना आने को, फिर तुम क्यों आई। वह बहुत ही क्यूट सा अपना मुंह बनाकर बोलती है, जानू तुम कब से चली गई हो और हम लोग यहाँ अकेले तुम्हारे बिना कैसे रहे। मुझे तो हर पल तुम्हारी याद आती रहती है, यहाँ तक कि सपने में भी मैं तुम्हें ही देखती हूँ। अब भला कौन बताएं इस नन्ही सी बच्ची का दर्द। उसके इस तरह ड्रामा को देखकर किया उसे गुस्से से घूरने लगती है। वहीं वहाँ खड़े तीनों लोग, उन्हें तो समझ में ही नहीं आता कि यह कौन है और अचानक से यहाँ कैसे टपक गई। लेकिन वही रेहान का तो गुस्से और जलन के मारे बुरा हाल हो रहा था। आखिर में कोई उसकी एंजल को कैसे जानू बुला सकता है, ये तो बुलाने का हक सिर्फ उसे है। और वही वह लड़की कैसे उसकी एंजल से चिपकी हुई खड़ी थी और उसे लड़के की हिम्मत भी कैसे हुई उसकी एंजल को छूने की। इस समय रेहान के मन में इतनी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह इन दोनों को उठाकर जेट से नीचे फेंक दे। और वही अक्षत के मन में तो जलन के मारे आग ही लग गई थी। वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि कोई भी आकर उसकी बहन के गले लग जा रहा है, और एक उसकी फूटी किस्मत जो देखकर भी उसके पास जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। उसका भी दिल कर रहा था अपनी प्यारी सी बहन को अपने गले से लगाने का, प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने का और उसे एहसास दिलाने का कि यह उसका बड़ा भाई उससे बहुत प्यार करता है। पर उसकी किस्मत तो इतनी खराब थी कि उसने अपने ही खूंखार जबान से अपना यह मौका खो दिया था। अगर उसने अपनी बहन की बुराई ना की होती
तो आज वह भी उसे अपने गले से लगा लेता। वह तो बस अब जलन के मारे उन दोनों को ही अपने आंखों से घूर रहा था, मानो और 2 पल इसी तरह दिखेगा तो वह लोग जलकर भस्म हो जाएंगे। वही किया उन दोनों को डांट पर डांट लगाई जा रही थी। नहीं चाहती थी कि ये दोनों बीच में अपनी पढ़ाई छोड़कर उसके साथ इंडिया जाए, पर ये दोनों उसकी बातों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। आखिर में वह मानते भी क्यों, उसके सारे दोस्त धीरे धीरे करके इंडिया जा चुके थे, बस वही लोग यहाँ बचे हुए थे। इस वजह से उनका मन भी नहीं लग रहा था, सो इन लोगों ने रो धो कर किया को मना लिया था। किया को भी पता था कि वह चाहे जितना मन कर ले पर ये लोग मानने वाले नहीं हैं, इस वजह से अब वह भी कुछ नहीं रहती। सभी जाकर धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठने लगते हैं। अक्षत का बहुत मन था कि वह किया की पास वाली सीट पर बैठे, लेकिन उसके सारे सपनों पर पानी फेरते हुए रेहान जाकर पहले ही किया के बगल बैठ जाता है। भला वह इतना अच्छा मौका कैसे अपने हाथ से छोड़ना। ये देखकर तो अब अक्षत को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। कोई भी उसकी बहन को छोड़ नहीं रहा है। वह अपनी बहन से बात करना चाहता था और उसकी गलतफहमी को दूर करना चाहता था। अगर उसने ऐसा ना किया तो उसकी बहन उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बुरा सोच लेगी और यह भाई अपनी बहन की नजरों में गिर जाएगा, जो वह बिल्कुल नहीं चाहता था। इसी वजह से वह बार बार किया से बात करने का मौका ढूंढ रहा था, पर उसकी फूटी किस्मत उसे मौका मिलना तो दूर उसके बगल भटकने को भी नहीं मिल रहा था। वही मयंक भी किया के पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था, जो बार बार कुछ ना कुछ किया से बातें किया जा रहा था। किया को फिलहाल बहुत बात करना पसंद नहीं था, वह बस हाँ या ना में जवाब दे रही थी और यह सब रेहान और मयंक अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। वही अक्षत को लगा कि किया बहुत ज्यादा थक गई है, इस वजह से वह बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है, इसलिए उसने जल्दी से कहा, मुझे लगता है कि किया बहुत ज्यादा थक गई है, शायद उसे रेस्ट करना चाहिए। वही उसकी बातों को सुनकर मयंक और रेहान का भी ध्यान किया पर जाता है, जो सच में कुछ थकी थकी सी लग रही थी। तो वह लोग भी किया को अंदर बने रूम में जाकर रेस्ट करने को कहते हैं। किया कुछ बोलती इससे पहले ही रहन अपनी जगह से उठकर उसका हाथ पकड़कर उसे भी उठा लेता है और उसके साथ ही वह पीछे बने रूम में चला जाता है। उसे जेट में 2 छोटे छोटे प्राइवेट रूम भी बने हुए थे, जो बहुत ही लग्जरियस थे। वहां पर इतना बड़ा बेड था कि कोई भी 2 लोग उसमें आराम से सो सकते थे। वहीं जैसे ही रूम के अंदर रेहान किया को लेकर इंटर करता है तो अचानक ही किया के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अभी तक वह सबके साथ थी तो उसे बिल्कुल भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था और शायद उसे अब भी फर्क ना पड़ता, लेकिन जब रेहान ने उसे अपने दिल की बात कह दी थी तो ऐसी सिचुएशन में अब उसका दिल भी धड़कने लगा था। पहले उसके दिल में कोई जज्बात नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे अब वह भी जिंदगी जीना सीख रही थी, अपने दर्द को पीछे छोड़ आगे बढ़ाना सीख रही थी। इस वजह से जब भी रेहान उसके पास आता तो उसे थोड़ी अजीब सी फीलिंग होने लगती थी, कुछ थोड़ा थोड़ा अच्छा सा लगने लगता था। ये कैसी फीलिंग थी ये तो उसे भी नहीं पता थी, पर जो भी थी उसे अच्छा लगता था। इसी वजह से वह कभी रेहान को खुद से दूर नहीं करती थी और उसे पर भी रेहान का उसकी इतना परवाह करना उसे बहुत अच्छा लगता था। वही रेहान उसे ले आराम से ले जाकर बेड पर बिठा देता है और उसे लेटने को कहता है, पर किया उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। वह ऐसे कैसे लेट सकती है जब रेहान उसके सामने खड़ा हो। तो वह अपनी आंखों को ऊपर उठाकर रेहान के तरफ देखने लगती है, मानो कुछ कहना चाहती हो, पर वह क्या कहे उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था।
वही उसे इस तरह देखा हुआ देखकर रेहान समझ जाता है कि वह अपने मन में क्या सोच रही है, तो वह जल्दी से जाकर बेड के सिरहाने पर बैठ जाता है और किया से कहता है कि एंजल तुम यहाँ पर लेट जाओ। किया उसकी बातों को मानकर उसके बगल ही लेट जाती है। तो रेहान बहुत ही प्यार से उसके सर को सहलाने लगता है, जिससे उसे जल्दी से नींद आ जाए और उसे थोड़ा आराम मिले। वही किया एक तक रेहान को देखने लगती है। इस समय रेहान बहुत ही प्यारा लग रहा था, उसका पूरा ध्यान किया के सर को सहलाने पर था। रेहान भी बहुत ही प्यार से किया की आंखों में देख रहा था। पता नहीं वह दोनों कितनी देर तक यूं ही खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, मानो वह आंखों ही आंखों में अपने दिल की बातें कर रहे हैं। इसी तरह देखते देखते कब किया को नींद आ जाती है उसे तो पता भी नहीं चलता। वही रेहान अपनी उसे प्यारी सी एंजल को अब भी उसी तरह देखे जा रहा था, और जब देखा है कि किया सो चुकी है तो उसके होठों पर बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह प्यार से झुककर उसके माथे को चूम लेता है और अपना माथा उसके माथे पर हल्के से रख देता है, जिससे किया की नींद डिस्टर्ब ना हो, और इसी तरह कुछ देर तक वह किया को निहारता रहता है। इस समय उसे किया बिल्कुल किसी परी की तरह लग रही थी, जो शांति से अपनी आंखें बंद कर अपनी दुनिया में ही डूबी हुई थी। उसका चेहरा बहुत ही शांत लग रहा था। उसे देखकर रेहान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इस समय उसका मन कर रहा था कि वह किया को बहुत प्यार कर ले। रेहान उसके गुलाबी होठों को देखा है, जो बिल्कुल किसी गुलाब की पंखुड़ी की तरह थे। वो उसे चूमना चाहता था, वो उसे महसूस करना चाहता था, पर वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे उसकी एंजल उसे नाराज हो जाए। इस वजह से वह धीरे से उसके होठों पर अपना होंठ रख लेता है। इस समय उसे यह एहसास इतना प्यारा लग रहा था, मानो उसे दुनिया की सबसे कीमती वस्तु मिल गई हो, वह खुशी मिल गई हो जिसे वह शायद कभी हासिल करने को भी नहीं सोच पा रहा था। पर आज ये खुशी उसके पास थी, उसके दिल में बहुत सुकून था। वह इसी तरह उसके बगल लेट जाता है और पता नहीं कब देखते देखते उसकी आंखें बंद हो जाती है। उसने अपना हाथ किया की कमर पर रखा था। वैसे भी अभी इंडिया पहुंचने में उन लोगों को काफी वक्त लगने वाला था, इस वजह से वह एक लंबी नींद तो ले ही सकते थे। वहीं बाहर अक्षत की नजर बार बार उसे रूम के डोर पर जा रही थी, जहां किया गई थी। वह मन ही मन रेहान को कोस रहा था कि अभी तक बाहर क्यों नहीं निकला। उसका मन कर रहा था कि वह अंदर जाकर उसे घसीटकर अपनी बहन से दूर करके बाहर लाकर अपने बगल बैठा ले, जिससे वह दोबारा उसकी बहन के समीप ना जा सके। इस समय अक्षत के मन में भाई वाली फीलिंग्स डेवलप हो रही थी, जो अपनी बहन को सबसे सुरक्षित रखना चाहता था, पर वह चाहकर भी रूम के अंदर नहीं जा सकता था। पता नहीं वह लोग क्या कर रहे होंगे, उसके मन में बार बार अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। तो अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 208, सभी का इंडिया आना। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि किस तरह अक्षत के मन में रेहान को लेकर अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। इस समय वह बिल्कुल पजेसिव भाई बन चुका था। वह अजीब अजीब सी बातें सोच रहा था और उसी के साथ उसका मुंह भी बन रहा था। वही आयुषी, जो अब तक शांत बैठी थी, वह अक्षत को इस तरह मुंह बनाते हुए देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसे इस तरह हंसता हुआ देखकर अक्षत तो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और वह घूरकर आयुषी को देखने लगता है। वही उसे इस तरह घूरता हुआ देखकर आयुषी की तो हंसी ही बंद हो जाती है और वह जल्दी से अपने होठों पर उंगली रख लेती है। इस समय ऐसी हरकत करते हुए आयुषी बहुत ही प्यारी लग रही थी। एक पल के लिए तो अक्षत भी उसे इस तरह देखता रह गया, पर उसने जल्दी से अपनी नजरें उस तरफ से हटा ली।
तभी मयंक बोलता है, बिग ब्रो आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए आप जाकर थोड़ा रेस्ट करिए, वरना इस तरह बैठे बैठे आपकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। उसकी बात को सुनकर अक्षत को भी महसूस होता है कि उसे इस वक्त आराम की जरूरत है, इसलिए वह बिना कुछ कहे रूम की तरफ बढ़ जाता है। वैसे भी वह यहाँ सिर्फ किया की वजह से बैठा था, पर अब जब किया ही नहीं है तो वह यहाँ बैठकर क्या करेगा। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और वह लोग इंडिया की धरती पर लैंड करते हैं। इस वक्त तक किया भी रेहान के साथ बाहर आ चुकी थी और अक्षत भी अपने रूम से बाहर आ चुका था। वह सब अपने जेट से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वह बाहर आते हैं तो उनके सामने बॉडीगार्ड की एक लंबी कतार लग जाती है। इसमें से कुछ बॉडीगार्ड किया के थे तो कुछ रेहान के और कुछ मयंक के। वह सब अपने बॉस को लेने यहाँ पहुँच चुके थे। एयरपोर्ट के एक साइड को खाली कर दिया गया था जिधर से इन लोगों को बाहर जाना था, इसलिए वहां पर कोई भीड़ नहीं थी। वह सभी लोग अपने बॉडीगार्ड के साथ एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। वहां पर एक से बढ़कर एक लग्जरियस कार की कतार लगी हुई थी। वही सामने लिया खड़ी थी, जिसे देखकर आयुषी दौड़कर जाकर उसके गले से लग जाती है और कहती है, आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत याद किया। लिया भी बहुत ही प्यार से उसके सर को सहलाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत याद किया। वही एक तरफ साइड में ऋषभ भी खड़ा था जो यहाँ रेहान का इंतजार कर रहा था। वह सब धीरे धीरे जाकर अपनी गाड़ियों में बैठने लगते हैं। लिया आयुष और सोम को लेकर एक गाड़ी में बैठ जाती है। वही रेहान किया के पास आकर बहुत ही प्यार से कहता है कि एंजल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ क्योंकि मैं इतने दिनों तक बाहर था, इस वजह से मेरा काम बहुत ही पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा। अपना ध्यान रखना। कि आप रेहान की जब इतनी प्यार भरी बात सुनती है तो अपनी नजरें उठाकर एक तक रेहान को देखने लगती है। वो कितने हक से उसे बता रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वो उसकी वाइफ हो और अगर वो बिना बताए जाएगा तो उसकी वाइफ उससे नाराज हो जाएगी। वही रेहान भी किया की ही आंखों में देख रहा था। इस समय रेहान की आंखों में बहुत ही प्यार झलक रहा था, लेकिन ये प्यार सिर्फ उसकी एंजल के लिए ही था, बाकी हर वक्त तो उसकी आंखों में ज्वालामुखी ही दिखता था। किया बड़े प्यार से अपना सर हाँ में हिला देती है, पता नहीं क्यों, पर जब भी रेहान उससे कुछ बोलता है तो उसे ना करने का दिल किया का तो बिल्कुल नहीं करता। वही रेहान मयंक की तरफ देखने लगता है, लेकिन जैसे ही मयंक रेहान की तरफ देखा है तो वह तपाक से बोलता है, अरे यार, मुझे अभी घर जाना होगा क्योंकि मैं इस तरह से ऑफिस नहीं आ सकता हूँ। मेरे कपड़े भी सभी खराब हो चुके हैं। तुम ऑफिस जाओ, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। पहले जाकर घर माँ पापा से मिल लूं और थोड़ा फ्रेश भी हो लूंगा। रेहान को अच्छे से पता था कि यह उसके बहानेबाजी है। वह तो घर कुछ और काम के लिए ही जा रहा था, वैसे वह काम भी जरूरी था, इस वजह से रेहान उसे अपने साथ चलने के लिए जबरदस्ती नहीं करता। रेहान ऑफिस जाकर ही फ्रेश होने वाला था क्योंकि उसने वहां अपने लिए एक प्राइवेट रूम बना रखा था जहां पर सारी सुविधा उपलब्ध थी। ज्यादातर वह काम करते करते यहीं पर रुक जाता था, इसलिए उसकी आदत भी थी वह वहां से ऋषभ के साथ निकल जाता है। वही अक्षत जो अभी तक शांति से खड़ा था, उन दोनों की बातों को सुनकर समझ जाता है कि मयंक क्या करने घर जा रहा है। उसे इस वक्त मयंक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। मयंक जब देखा है कि उसका भाई उसे घूर घूर कर देख रहा है, उसे हंसी आ जाती है और मन ही मन कहता है, भाई आपने मेरी प्रिंसेस की इंसल्ट की थी ना, अब घर चलिए, इसका भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा।
मयंक जल्दी से किया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपनी गाड़ी की ओर लेकर आगे बढ़ जाता है। वही अक्षत तो एकटक देखता ही रह जाता है। लगा था कि शायद वह लोग एक साथ घर जाएंगे और उसे अपनी बहन से बात करने का मौका मिलेगा, लेकिन ये क्या था। मयंक तो किया को लेकर वहां से निकल जाता है। उसे जाता देखकर अक्षत जल्दी से जाकर दूसरी गाड़ी में बैठ जाता है। उसे इस समय मयंक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी ये तो शुरुआत थी, आगे आगे तो उसे और कुछ भी देखना था। 1 घंटे के बाद वह लोग अपने घर पहुंचते हैं। जैसे ही गाड़ी गेट के अंदर एंटर करती है तो मयंक ड्राइवर को गाड़ी का हॉर्न बजाने को कहता है, क्योंकि मयंक ने पहले ही मैसेज करके अपने दोनों भाइयों को बता दिया था कि वह लोग किया के साथ घर आ रहे हैं। उसे पता था कि अगर वह पहले से ही उन्हें सूचित कर देगा तो वह लोग बेसब्री के साथ उसकी बहन का इंतजार करेंगे। और वही जैसे ही घर में सबको पता चलता है कि इतने दिनों बाद किया आ रही है तो सब जल्दी से बाहर आकर उसका ही इंतजार कर रहे थे। उन लोगों का तो वक्त ही नहीं बीत रहा था, लेकिन जब गाड़ी आई हुई दिखती है तो वह सब समझ जाते हैं कि उनकी प्यारी बेटी आ गई है। और जैसे ही गाड़ी रुकती है सब जल्दी से उसे और बढ़ जाते हैं। इस समय विवान सबसे आगे आगे दौड़ते हुए आ रहा था। उसे जल्दी से अपनी बहन से मिलना था। उसके पीछे अमन और उनके पीछे किया के मम्मी पापा आ रहे थे। जैसे ही किया बाहर निकलती है तो वह तो उन सबको अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है। उन्हें कैसे पता चला कि वह आ रही है, लेकिन तुरंत समझ जाती है कि जरूर मयंक ने उन्हें खबर दी होगी। वह भी उनकी ओर आगे बढ़ जाती है। विवान तो झट से आकर अपनी बहन के गले लग जाता है, मानो वो कितने वर्षों बाद अपनी बहन से मिल रहा हो। वही अमन भी अब किया के पास पहुंच गया था और अब वो भी जल्दी से आकर किया को अपने गले से लगा लेता है और बहुत ही प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, बच्चा हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे और अब जाकर तुम्हें देखने को नसीब हुआ। किया को अपने भाइयों का प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। इसी प्यार के लिए तो वह इतने वर्षों से तड़पती रही। इसी प्यार के लिए तो उसकी एक जिंदगी बर्बाद हो गई थी और अब उसका दूसरा जन्म था। वह मन में ही सोचती है कि वह इन्हें अपने से कभी भी दूर जाने नहीं देगी। इतना प्यारा रिश्ता वह कभी भी टूटने नहीं देगी। तभी किया की माँ राजश्री जाकर जल्दी से किया को अमन से दूर कर अपने गले से लगा लेती हैं। वही अमन एक तक अपनी माँ को देखने लगता है। उसका तो मुंह ही बन गया था, ये भी क्या जबरदस्ती है, अरे थोड़ी देर बाद मिल लेती। इतना कहकर वह अपनी माँ की ओर देखने लगता है। तभी किया की बात कहती है कि अरे तू थोड़ी देर बाद मिल लेना, मुझे तो अभी सब्र रही नहीं हो रहा है। इतने दिनों बाद मेरी बेटी आई है, मैं उसे जी भर के प्यार करना चाहती हूँ। अब उसके पापा भी वहां आ चुके थे। वह जल्दी से अपनी पत्नी को एक साइड करते हुए अपनी प्यारी बेटी को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, बच्चा तुमने बहुत इंतजार कराया, हमारी नजरें तुम्हें देखने के लिए तरस गई थी। इतना कहकर वह प्यार से किया के सर पर हाथ फेरने लगते हैं। वही इस बात से वह बिल्कुल अनजान थे कि उनकी बीवी बड़े ही गुस्से के साथ उन्हें घर कर देख रही थी। तभी वहां एक और गाड़ी की एंट्री होती है, जिसे देखकर सब उसे और देखने लगते हैं। गाड़ी तो उन्हीं के घर की थी, पर अब कौन आ गया इसमें उन्हें अब तक नहीं पता था कि अक्षत भी उन्हीं लोगों के साथ आया है। तभी उसे गाड़ी से एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का बाहर आता है, जिसे देखकर वहां सबके होठों मुस्कान छा जाती है। वह देखता है कि उसके सारी फैमिली वाले यहाँ बाहर खड़े हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह लोग यहाँ क्यों खड़े हैं। फिलहाल वह आगे बढ़ जाता है।
और अपनी माँ के पास आकर उनका पैर छूता है, फिर अपने पिता का पैर छूता है। अक्षत को देखकर राजश्री जी की आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं। आखिर में कितने दिनों बाद वह अपने बेटे को देख रही थी। वही उसके दोनों भाई जो उसे देखते ही दौड़कर उसके पास आ जाते थे। आज दूर खड़े ही उसे हेलो बोल देते हैं। अक्षत को कुछ समझ नहीं आता कि वो लोग उसके पास क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन साइड में खड़ा मयंक सब समझ जाता है, क्योंकि इस वक्त उसके माँ पापा अपने बेटे से मिलने में व्यस्त हो गए थे और मौका देखकर वह दोनों भाई अपनी बहन के पास आ गए थे। उन दोनों भाइयों के मन में तो अब यही चल रहा था कि यह लोग एक और बढ़ गया, अब हमें अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और भी कम समय मिलेगा। एक तो ऐसे ही उसकी बहन के पास टाइम ही नहीं होता और अब नंबरों की बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से उन दोनों ने इतना फीका फीका रिस्पांस दिया था। तभी राजश्री जी की आवाज सुनाई देती है, अक्षत बेटा तुम कैसे हो, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, अब जाकर तुम्हें इंडिया आने का टाइम मिला है, इस वजह से मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ और तुम अपनी बहन से भी मिलने नहीं आई। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलवाती हूँ। वैसे भी तुमने बहुत गलत किया, क्या तुम्हें एक बार भी अपनी बहन की याद नहीं आई? क्या तुम्हें अपनी बहन से आकर एक बार मिलना नहीं चाहिए था? राजश्री को अक्षत के ऊपर पहले से ही बहुत गुस्सा था कि वो उसकी प्यारी बेटी से मिलने क्यों नहीं आ रहा है। उसे अक्षत की कंडीशन के बारे में कुछ पता नहीं था, इस वजह से वह अपनी सारी नाराजगी अपने बेटे के आगे बयां कर रही थी। वही अक्षत बेचारा स्पीचलेस था, क्योंकि सच में उसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और इसके लिए वह बहुत पछता ही रहा था। पर रहते हैं ना कि अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यही हाल बेचारे अक्षत का भी था। अभी वह अक्षत को किया से मिलवाती, इससे पहले ही मयंक बोल पड़ता है, मानमा हमें अंदर चलना चाहिए, प्रिंसेस बहुत थक गई होगी, चलिए अंदर चलकर बैठकर बातें करते हैं। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाता है और किया को अपने साथ लेकर आगे आगे चलने लगता है। वही ये देखकर उसके दोनों भाई तो अपना मुंह ही बना लेते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि क्या वह अपनी बहन को लेकर अंदर नहीं जा सकते थे, जो बीच में ये कूद पड़े हैं। इतना कहकर वह लोग भी किया के साइड ही चलने लगते हैं। वही जब किया के मम्मी पापा देखते हैं कि उनकी प्यारी बेटी घर के अंदर जा रही है, तो वह लोग भी जल्दी से उसके पीछे पीछे हो लेते हैं और अब अक्षत वहां अकेला खड़ा रह जाता है। और इस वक्त उसे इतनी ज्यादा हैरानी हो रही थी कि उसके घर वाले कैसे उसे यहाँ अकेला छोड़कर जा सकते हैं, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। वह मन ही मन सोचा है कि क्या वह इतने दिनों से यहाँ नहीं था तो सब लोग उसे भूल गए, या सभी के मन में उसके लिए प्यार कम हो गया। हाँ, यही बात है, तभी तो उसकी परवाह किसी को नहीं है, सब उसे यहाँ अकेला पागलों की तरह छोड़कर जा चुके हैं। एक बार भी किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उसके माँ पापा जो अभी तक उससे ये शिकायत कर रहे थे कि इतने सालों से वह उसे देखने को ही तरस गए, एक ही पल में उसे छोड़कर ऐसे भाग गए जैसे मानो कोई अजनबी खड़ा हो। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह उसी की फैमिली है, पर अब बेचारा क्या कर सकता है। वह अपना लगेज उठाकर घर के अंदर आता है और जैसे ही हाल में उसकी नजर जाती है तो देखा है कि किया के दोनों तरफ उसके दोनों भाई बैठे हैं और उसके ही साइड में मयंक और उसकी माँ बैठी है, दूसरे साइड में उसके पापा बैठे हैं। यानी यह क्या है यार, वह भी तो इतने दिनों बाद घर आया है, उसे कोई देख भी नहीं रहा है। वही सब के सब उसकी बहन को ऐसे घेर कर बैठे हैं मानो अगर थोड़ा भी हटे तो वह वहां से गायब हो जाएगी। वही तिरछी नजरों से मयंक अपने भाई के बनते बिगड़ते इंस्पिरेशन को देख रहा था।
और उसे बहुत मजा आ रहा था। वो मन ही मन बोलता है, बिग ब्रो अभी तो यह शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इतना कहकर वह भी अपनी नजरें किया की ओर कर लेता है। अब आगे क्या होगा, कौन सा तमाशा देखने को अक्षत को मिलेगा? क्या अब घर में अक्षत की भी कोई वैल्यू रह जाएगी? क्या अक्षत अपनी बहन के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।